रीविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन बहुत बड़ी मुश्किल पर बात करने वाले हैं। कौन सी मुश्किल? काम की जगह पर होने वाली बातचीत। मतलब हम सब उस मीटिंग में रहे हैं जो कहीं नहीं जाती, या वो ईमेल पड़ा है जिसका कोई सर पैर नहीं होता। हाँ बिल्कुल। या जब कोई आपके डेस्क पर आता है और बस बोलना शुरू कर देता है और आपको पहले 2 मिनट तो यही समझने में लग जाते हैं कि वो किस बारे में बात कर रहा है। एग्जैक्टली। और इसमें इतना समय बर्बाद होता है, ऐसा लगता है जैसे प्रोफेशनल जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा तो बस गलत फहमियों को सुलझाने में ही निकल जाता है। और शायद इसका हल हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। आज हम जिस किताब पर बात कर रहे हैं वो है क्रिस फेनिंग की द फर्स्ट मिनट। द फर्स्ट मिनट? हाँ। और लेखक का कहना है कि काम पर होने वाली हमारी ज्यादातर बातचीत की सफलता या असफलता वो उसके पहले 60 सेकंड में ही तय हो जाती है। सिर्फ 60 सेकंड्स? ये सुनने में तो थोड़ा अजीब लगता है। मतलब घंटों चलने वाली मीटिंग का नतीजा पहले मिनट पर निर्भर करता है। बिल्कुल। इसके पीछे एक बहुत सीधा सा तर्क है। जब कोई हमसे बात करना शुरू करता है तो हमारा दिमाग तुरंत 2 सवालों के जवाब ढूंढने लगता है। अच्छा, कौन से 2 सवाल? पहला, ये किस बारे में है, और दूसरा, मुझे इस जानकारी का क्या करना है। अगर पहले मिनट में ही ये दोनों चीजें साफ नहीं होती तो हमारा ध्यान भटकने लगता है। हाँ, या हम गलत मतलब निकाल लेते हैं और फिर शुरू होती है कंफ्यूजन। सही कहा। और इसी में समय बर्बाद होता है। किताब में सीमेंस की एक बहुत दिलचस्प स्टडी का जिक्र है। उसमें पाया गया कि 100 कर्मचारियों वाली एक कंपनी में हर हफ्ते औसतन 17 घंटे सिर्फ संचार को स्पष्ट करने में खर्च होते हैं। 17 घंटे हर हफ्ते? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर आप साल का हिसाब लगाएं तो ये लगभग 884 घंटे हैं। मतलब कई हफ्ते सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गए क्योंकि बातचीत की शुरुआत सही नहीं थी। वाह! तो ये किताब हमें उसी पहले मिनट पे कंट्रोल करना सिखाती है। बिल्कुल। उस पहले मिनट पर महारत हासिल करके हम न सिर्फ ये समय बचा सकते हैं बल्कि अपने काम में ज्यादा असरदार भी बन सकते हैं। तो फिर ये किताब किसके लिए है? मतलब क्या ये सिर्फ मैनेजर्स या लीडर्स के लिए, या हर कोई इससे कुछ सीख सकता है? मेरे ख्याल से ये हर उस इंसान के लिए है जो चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए और समझी जाए, चाहे वो एक नया कर्मचारी हो या कंपनी का सीईओ। लेकिन किताब इस बात पर जोर देती है कि ये उन लोगों के लिए और भी जरूरी है जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, वो कैसे? एक सर्वे का जिक्र है जिसमें बताया गया कि खराब कम्युनिकेशन स्किल्स उन टॉप कारणों में से एक है जिनकी वजह से लोगों को लीडरशिप रोल्स के लिए प्रमोशन नहीं मिलता। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कोई अपने काम में बहुत अच्छा हो, तकनीकी रूप से बहुत काबिल हो, पर सिर्फ बातचीत के तरीके की वजह से उसका प्रमोशन रुक जाए? ये बिल्कुल होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप करियर में ऊपर जाते हैं आपका काम कुछ करना कम और लोगों से काम करवाना ज्यादा हो जाता है ना? सही बात है। एक लीडर का सबसे जरूरी काम होता है अपनी टीम को स्पष्टता देना। अगर आप अपनी बातें साफ साफ नहीं कह सकते तो आप एक पूरी टीम को कैसे लीड करेंगे? ये बात तो सही है। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या जिन्हें लगता है कि वो पहले ही एक बुरा इंप्रेशन डाल चुके हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा बोलने या बात को घुमाने के लिए जाने जाते हैं, क्या उनके लिए कोई उम्मीद है? बिल्कुल है, और ये इस किताब की सबसे अच्छी बातों में से एक है। ये एक नई शुरुआत का मौका देती है। एक रिसर्च बताती है कि किसी के दिमाग में बनी एक बुरी धारणा को पलटने के लिए 8 अच्छी बातचीत लगती हैं। 8? ये सुनने में तो बहुत ज्यादा लगता है। क्या ये मुमकिन भी है? जी, काम की जगह पे तो बिल्कुल मुमकिन है। सोचिए, हम दिन भर में कितनी बार ईमेल भेजते हैं, छोटे छोटे सवाल पूछते हैं, मीटिंग्स में बात करते हैं। हाँ, ये तो है। अगर कोई ठान ले तो इन तकनीकों का इस्तेमाल करके 2 हफ्तों से भी कम समय में 8 पॉजिटिव इंप्रेशंस डाल सकता है। हर बातचीत एक नया मौका है। चलिए, तो फिर इन तकनीकों पर आते हैं। इस बदलाव की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे पहली और सबसे जरूरी तकनीक फ्रेमिंग। ये बातचीत के पहले 15 सेकंड के बारे में है। सिर्फ 15 सेकंड? हाँ, लेखक कहते हैं कि ज्यादातर बातचीत इसलिए पटरी से उतर जाती है क्योंकि हम सीधे बोलना शुरू कर देते हैं बिना कोई संदर्भ दिए। ओह हाँ, मुझे लगता है हम सब ने किसी न किसी स्टीव के साथ काम किया है। वो सहकर्मी जो आपके डेस्क पर आता है और बस बोलना शुरू कर देता है, वो रिपोर्ट काम नहीं कर रही है। और आप सोचते रह जाते हैं कौन सी रिपोर्ट, कौन सा प्रोजेक्ट? बिल्कुल। और पहले 5 मिनट में तो ये समझने में लग जाते हैं। किताब में ठीक यही उदाहरण है। लेखक की टीम का एक सदस्य स्टीव 10 मिनट तक एक समस्या के बारे में बताता रहा।
अंत में जाकर पता चला कि एक बड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन बस कुछ ही घंटों में छूटने वाली है। बाप रे, 10 मिनट बर्बाद हो गए। हाँ, फ्रेमिंग इसी समस्या का समाधान है। इसके 3 सरल हिस्से हैं। पहला, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट, मतलब आप किस विषय पर बात कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, इरादा, इंटेंट, यानी आप सुनने वाले से क्या चाहते हैं। और तीसरा, मुख्य संदेश, की मैसेज, जो आपकी पूरी बात की हेडलाइन है। तो अगर उस उदाहरण वाले स्टीव ने फ्रेमिंग का इस्तेमाल किया होता तो उसकी बातचीत कैसी होती? वो शायद कुछ ऐसा कहता, हाय, मैं LT10 प्रोजेक्ट की टेस्टिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। ये हो गया संदर्भ। राइट। मुझे आपकी मदद चाहिए, यह है इरादा, क्योंकि एक टेस्टिंग समस्या की वजह से हम आज की डेडलाइन चूकने वाले हैं। और ये है मुख्य संदेश। 15 सेकंड में सब कुछ साफ, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल, कोई समय की बर्बादी नहीं। बिल्कुल। ये तो बहुत ही पावरफुल है। और ये सिर्फ आमने सामने की बातचीत में ही नहीं, ईमेल में भी काम आ सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। ईमेल की सब्जेक्ट लाइन या स्लैक मैसेज की पहली लाइन भी एक तरह की फ्रेमिंग है। अर्जेंट हेल्प, LT10 प्रोजेक्ट डेडलाइन जैसी सब्जेक्ट लाइन क्विक क्वेश्चन से कहीं ज्यादा असरदार है। सही बात है। तो फ्रेमिंग से बातचीत की दिशा तय हो गई। लेकिन अगर मुद्दा थोड़ा पेचीदा हो तो सिर्फ 15 सेकंड तो काफी नहीं होंगे। यहीं पर बातचीत के अगले 45 सेकंड काम आते हैं ना? सही कहा। इसे लेखक GPS मेथड कहते हैं, जो एक स्ट्रक्चर्ड समरी देने का तरीका है। GPS? हाँ, G से लक्ष्य, गोल, मतलब आप क्या हासिल करना चाहते हैं। P से समस्या, प्रॉब्लम, उस लक्ष्य को हासिल करने में क्या रुकावट है। और S से समाधान, सॉल्यूशन। लक्ष्य, समस्या और समाधान, ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है भी। इसका मकसद किसी भी जटिल विषय को सरल तरीके से सारांशित करना है। ये बातचीत को समस्या पर अटके रहने के बजाय समाधान की ओर ले जाती है। किताब में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाला एक उदाहरण था, वो मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, वो बहुत अच्छा उदाहरण है। कैसे 2 इंजीनियर 20 मिनट तक तकनीकी बातें समझाते रहे और सुनने वालों के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। वो शायद बहुत ज्यादा डिटेल्स में चले गए थे। बिल्कुल, वो सीधे कैसे पर कूद गए, जबकि सुनने वाले अभी क्या और क्यों पर ही अटके थे। फिर लेखक के एक दोस्त ने पूरी बात को 30 सेकंड में GPS मेथड से समझा दिया। और वो कैसे? उसने कहा, हमारा लक्ष्य है इंसानों को अंतरिक्ष में टिकाए रखना। समस्या ये है कि ऐसा करना बेहद महंगा और खतरनाक है, और हमारा समाधान ये है कि हम इसे बनाए रखने के लिए बहुत सारा पैसा और दुनिया के सबसे होशियार लोगों का इस्तेमाल करते हैं। बस। वाह, मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को इतनी आसानी से समझा दिया। हाँ। और ये इसलिए काम करता है क्योंकि GPS मेथड हमारे दिमाग को एक कहानी सुनाता है। लक्ष्य हमारा हीरो है, समस्या विलेन है, और समाधान उस कहानी का क्लाइमैक्स। अच्छा। हमारा दिमाग तथ्यों की एक लंबी लिस्ट के बजाय कहानियों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझता और याद रखता है। ये सिर्फ जानकारी देने का तरीका नहीं है, बल्कि सुनने वाले को अपने साथ उस सफर पर ले जाने का तरीका है, समस्या से समाधान तक। एकदम सही। और ये हमें कुछ आम गलतियों से भी बचाता है, जैसे बहुत जल्दी डिटेल्स में खो जाना या सिर्फ समस्या पर ही अटके रहना। GPS हमें मजबूर करता है कि हम हमेशा समाधान पर फोकस करें। ठीक है, तो हमारे पास एक 15 सेकंड का फ्रेम है और 45 सेकंड का GPS सारांश है। हमारा पहला मिनट तैयार है, लेकिन क्या हम सीधे जाकर बोलना शुरू कर दें या कुछ और भी है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। लेखक कहते हैं कि अपनी बात रखने से पहले 2 बहुत जरूरी जांच करनी चाहिए। इन्हें आप प्री फ्लाइट चेक्स की तरह समझ सकते हैं। प्री फ्लाइट चेक्स, दिलचस्प है। क्या है ये? पहली है टाइम चेक। हम में से ज्यादातर लोग किसी के पास जाकर कहते हैं, क्या आपके पास 1 मिनट है, जबकि हम जानते हैं कि बात 5 या 10 मिनट तक चलेगी। ये तो मेरे साथ कई बार हुआ है। कोई कहता है 1 मिनट चाहिए और फिर आधे घंटे तक बात करता रहता है। और इससे झुंझलाहट होती है ना। सही तरीका है कि आप उतना ही समय मांगे जितने की आपको वास्तव में जरूरत है। क्या आपके पास 5 मिनट है? ये ज्यादा ईमानदार तरीका है। ठीक है, ये समझ में आता है। और दूसरी जांच क्या है? दूसरी जांच है वैलिडेशन चेक पॉइंट। अपना फ्रेमिंग और GPS सारांश देने के बाद आपको 2 सवाल पूछने चाहिए। पहला, क्या आप इस बारे में बात करने के लिए सही व्यक्ति हैं? और दूसरा, क्या अभी इस पर बात करने का सही समय है? लेकिन क्या इससे ऐसा नहीं लगेगा कि हम बहुत ज्यादा फॉर्मल हो रहे हैं? अगर मैं किसी ऐसे सहकर्मी से बात कर रहा हूं जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूं तो? शुरुआत में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। सोचिए, कितनी बार हम गलत व्यक्ति को कोई समस्या समझाते रहते हैं और अंत में पता चलता है कि ये काम तो उनके डिपार्टमेंट का है ही नहीं। हाँ, समय की बर्बादी। बिल्कुल। और क्या ये सही समय है
पूछकर आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आप किसी को तब डिस्टर्ब ना करें जब वो किसी जरूरी डेडलाइन पर काम कर रहा हो। ये असल में सामने वाले के समय का सम्मान करना है। तो कुल मिलाकर ये किताब हमें सिखाती है कि स्पष्ट और असरदार संचार की शुरुआत पहले मिनट को सही करने से होती है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि कुछ सरल और व्यवहारिक तकनीकों का एक सेट है। बिल्कुल। फ्रेमिंग, जीपीएस और 2 जरूरी जांच, ये ऐसे उपकरण है जिनका कोई भी अभ्यास कर सकता है। और ये सिर्फ समय बचाने के बारे में नहीं है, ये काम की जगह पर तनाव कम करने, बेहतर रिश्ते बनाने और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के बारे में है जो स्पष्टता लाता है। और ये भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने का एक तरीका है, समस्याओं पर अटके रहने के बजाय समाधान की ओर बढ़ने का। तो सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात है। अगली बार जब आप काम पर कोई जरूरी ईमेल लिखें या किसी से बात करने जाएं, तो भेजने या बोलने से ठीक पहले एक पल रुककर सोचें, क्या मैंने अपनी बात को फ्रेम किया है? क्या मेरा जीपीएस साफ है? बस ये छोटा सा पड़ाव आपकी बातचीत के नतीजे को पूरी तरह बदल सकता है। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि ये चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन यह इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। उम्मीद है इस बातचीत से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।